आपका कोई भी एग्जॉटिक बर्ड बिना पेपर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीज कर सकता है। महाराष्ट्र में 23 लोगों को नोटिस आया है, ठीक है, पेपर्स रिलेटेड, और वो भी पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ऑफिस से। कईयों के पेपर्स पेंडिंग रह रहे हैं, ठीक है। उसमें 3-4 चीज़ें हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है प्रोजनी पेपर्स का। ये हमारा नया यूनियन बजट आया है, उसमें इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग लाइव एनिमल्स एंड अदर थिंग्स, आपको 30% टैक्स लगेगा। अभी मैं दोस्तों दून चैरिटेबल ट्रस्ट में हूं और आने की वजह आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता है, जहां नेशनल लेवल का बर्ड मीटअप चल रहा है, आणंद के पास ये फार्म आया हुआ है। तो आज हम परिवेश के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में बता दूं, जो बहुत सारे गिफ्ट आज के लोगों को, निमंत्रित लोगों को देने वाले हैं। तो उन सभी का थैंक यू है। एवल के हमारे निकुंज भाई, आराध्य पेट प्रोडक्ट के हमारे राजदीप बापू, और हमारे दीप एक्सोटिक्स के माध्यम से सिटाकस, और दोस्तों दूसरे अन्य प्रोडक्ट इंटरनेशनल ब्रांड लेकर आने वाले हमारे दीप भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा थैंक यू हमारे आविष्कार भाई, जो हमेशा बर्ड हॉबी के लिए खड़े रहते हैं। तो कोंगो की तरफ से भी यहाँ गिफ्ट मिलने वाले हैं। हालांकि कोंगो ने अपना स्टॉल नहीं लगाया था, लेकिन कोंगो के प्रोडक्ट आपको हमारी चैनल पर दिखते रहते हैं। तो इन सभी का, इन चारों भाइयों का शुक्रिया। और दोस्तों ऐसी मोहब्बत देखने को मिली कि इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो यही चीज़ जो है बर्ड हॉबी को आगे ले जाएगी। अब आगे मैं आप लोगों को झील दवे जी से मिलाऊंगा, जो कि आपको परिवेश के बारे में बताएंगे। सुल्तान एक्सोटिक्स भी अब एक नई पेट शॉप खोलने वाले हैं। डिम्पल आइवियरी भी भावनगर से आई हुई थी। इसी तरीके से अन्य लोगों ने भी अपने यहाँ पर पोस्टर लगाए थे कि ये लोग यहाँ पर निमंत्रित थे और आए हुए थे। तो सभी लोग आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब चलते हैं स्टेज की तरफ और सुनते हैं हम परिवेश के बारे में। दवे है। बेसिकली मैं फॉरेंसिक साइंस में हूँ, और मोबाइल फॉरेंसिक्स जो है, डिजिटल फॉरेंसिक्स जिसे कहते हैं, उसका वो मेरा करता हूँ। वाइल्ड लाइफ जो है वो मेरा शौक था। मैं जिन्होंने नाम सुना है, अहमदाबाद के आसपास जो रहते हैं, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, उसमें मैं कैंपिंग डिपार्टमेंट में 3 साल काम कर चुका हूँ। और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में जो भी है, स्नेक रेस्क्यू वगैरह जो है, वो मैं 2012 से कर रहा हूँ। और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड केसेस हैं, उसमें जो टेक्निकल डेटा है वो मैं उनके लिए निकालता हूँ। इस वजह से मेरे को परिवेश का नॉलेज इसीलिए है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट से साथ काम करता हूँ। सेकेंड थिंग है, परिवेश जैसे हम सबको पता है, फर्स्ट 1.0 जो था वो जिस वक्त आया था, तब वो वॉलेंट्री डिस्क्लोजर था कि आपके पास है, आप डिस्क्लोज कर दो। वो पेपर्स जो हैं वो पेंडिंग में रहेंगे, जब क्योंकि उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे 2020 के, उसके हिसाब से आपका जो परिवेश जब आप रजिस्टर करते हो, 15 to 30 डेज में आपके जो लोकल फॉरेस्ट रेंज है, जहाँ पे आपका घर है, आपका ब्रीडिंग सेंटर है, जो भी है, वहाँ से रेंजर मीन्स आरएफओ, हर एक स्टेट के हिसाब से उसका वो है। हम यहाँ पे उसको आरएफओ बोलते हैं, कई स्टेट्स में उसको रेंजर बोला जाता है, ठीक है। वो आएगा, चेक करेगा, उसके हिसाब से वो अपने पेपर्स जो है वो सबमिट करेगा अपने ऊपर डीसीएफ लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वहाँ पे। आफ्टर दैट वो पेपर्स आपके आगे जाते हैं, एंड वो पूरा प्रोसेस जो है वो कम से कम 45 डेज का है, एज पर 2020 का जो परिवेश का पूरा जीआर आया था उसके हिसाब से। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज, परिवेश 2.0 में वॉलेंट्री डिस्क्लोजर की जगह अब जो मैंने चेक किया है, और उसके हिसाब से आपके पास साइटीज के इंपोर्ट आईडी मांगे जा रहे हैं, ठीक है। इंपोर्टर्स लाइसेंस भी मांगा जा रहा है, आपका साइटीज का इंपोर्टर्स लाइसेंस जो है वो भी मांगा जा रहा है। बेसिकली साइटीज में पूरी 625 पेज की एक बुक है, जिसमें स्पीसीज लिस्ट है और नाम है। उसमें मोस्टली साइंटिफिक नेम्स हैं। तो जिन्हें साइंटिफिक नेम नहीं पता, जैसे अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था, लव बर्ड्स में भी स्पेसिफिक स्पीसीज हैं साइटीज में, लेकिन वो इंक्लूड करनी है नहीं करनी है वो परिवेश में मेंशन नहीं है, ठीक है। कहीं भी परिवेश में वो मेंशन नहीं है। लव बर्ड की स्पेसिफिक स्पीसीज है। अमेजोन की मोस्टली स्पीसीज जो हम लोग आज के देखते हैं, वो सारी साइटीज के एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 में है। साइटीज के 3 एनेक्चर्स हैं बेसिकली, एनेक्चर 1, 2 और 3। उसमें जो वन में जो स्पीशीज हैं, उसका इंपोर्ट मोस्टली बैन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन साइटीज 2 और 3 में कुछ कुछ एग्जम्पशंस हैं।
स्पीशीज़ के हिसाब से वो ईयरली चेंज होते रहते हैं, या तो जब भी IUCN जो है, जो ये रेड डेटा बुक करके एक पब्लिश करता है, उसमें जो स्पीशीज़ नियर थ्रेटेंड या थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, उसके हिसाब से जब भी उनका वो चेंज होता है, सेम टू सेम साइटीज़ में भी उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। IUCN की रेड डेटा बुक, साइटीज़ की स्पीशीज़ लिस्ट और हमारा परिवेश। परिवेश में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कर देता हूँ कि 1972 का हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसकी स्पीशीज़ में मोस्टली इंडियन स्पीशीज़ है और कुछ कुछ एक्जोटिक स्पीशीज़ हैं, जैसे म्यूट स्वॉन है। उस वक्त दिखते थे इंडिया में, ठीक है, उस वक्त वाइल्ड में म्यूट स्वॉन्स थे। आज वाइल्ड में म्यूट स्वॉन्स इंडिया में नहीं हैं, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, तो वो प्रोटेक्टेड है। तो वो हम देखना पड़ता है कि वो उससे आप परिवेश में रजिस्टर करो या ना करो। परिवेश में अगर वो रजिस्टर करोगे फिर भी वो लोग ले जा सकते हैं, क्योंकि म्यूट स्वॉन जो है वो हमारा 1972 एक्ट के हिसाब से इंडियन स्पीशीज़ में गिना जाएगा, वो हमारा एक्जोटिक स्पीशीज़ में नहीं गिना जाएगा। सेम टू सेम ब्लैक स्वॉन का है। ब्लैक स्वॉन जो है वो ना ही साइटीज़ में है, यू कैन सर्च इट अभी भी, और ना ही हमारे 1972 एक्ट में है। तो उसके पेपर हमें सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन करना है, उसका ना वो साइटीज़ में कहीं मेंशन है ना इसमें है। तो यू कैन कीप द ब्लैक स्वॉन्स। वूपर स्वॉन्स करके भी एक स्पीशीज़ है। स्वॉन्स की इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है आपके जो वाटरफॉल स्पीशीज़ हैं, ठीक है, या वाटर बर्ड्स हैं, उसमें जिसके हिसाब से अगर आप देखें तो कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनका नाम हम जो जानते हैं, जैसे मेमल्स में बुश बेबी है। बुश बेबी हम अकेला लिखते हैं, लेकिन बुश बेबी का जब इन डेप्थ आप जाते हो साइंटिफिक के हिसाब से, तो उसकी 6 या 7 अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तो हमें वो चेक करना पड़ता है कि कौन सी स्पीशीज़ है, उस हिसाब से हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का अभी यहाँ पे जो भी महाराष्ट्र से बैठे हैं उन्हें पता है कि 22 जैन के आसपास महाराष्ट्र में 23 लोगों को नोटिस आया है, ठीक है, पेपर्स रिलेटेड, और वो भी PCCF वाइल्ड लाइफ ऑफिस से। उनमें उनके पास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं 2 ही, एक आपका इम्पोर्टर्स लाइसेंस दिखाइए और दूसरा आपका साइटिस्ट सर्टिफिकेशन दिखाइए। ये 2 चीज़ें 2020 वाला परिवेश 1.0 का था उसमें मेंशन नहीं थी, ये नई आई है। उसका जो है वो लीगल वो चल रहा है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि डिपार्टमेंट पे लेवल पे भी चल रहा है, क्योंकि ये था नहीं पहले, तो अभी भी उसका अंडर प्रोसेस है। सेकेंड थिंग है, आप लोगों के कईयों के पेपर्स पेंडिंग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है प्रोजनी पेपर्स का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोजनी पेपर्स के फेक आईडीज़ वगैरह मिल रहे हैं आज की तारीख में। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपने एक ही प्रोजनी पेपर में 4 बर्ड दिए हैं और आप फर्स्ट बर्ड किसी को दे देते हो तो पेपर पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके हिसाब से बाकी के आपके 3 बर्ड जो हैं वो रह जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उसमें कहीं पे भी ये ग्लिच है, पता है कि एक ही सिंगल आईडी आता है पेपर का, 3 बर्ड के अलग अलग आईडी नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप एक बर्ड बेचते हो तो एक ही बार वो पेपर वो ट्रांसफ़र होता है, फिर वो अलग अलग बाइफरगेट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो क्रॉस वेरिफिकेशंस वगैरह चल रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो पेंडिंग रह रहे हैं। और कई डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं, जो मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इंटरनली जो चीज़ें चलती है, एक स्टेट के PCCF वाइल्ड लाइफ ने जब हमने पूछा था कि सर आपके वहाँ से कोई डेटा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, परिवेश क्या होता है वो मुझे ही नहीं पता, दैट वाज द आंसर ऑफ PCCF वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट स्टेट, कि ये होता क्या है वो मुझे ही नहीं पता, ठीक है सर आपके वहाँ नोडल ऑफिसर, और पूरा हम लोगों ने देखा था कि नोडल ऑफिसर में उनका नाम था। उसके बाद यहाँ से लेटर वगैरह गए तो भी आज तक आई थिंक 1.5 साल होने आया, वो PCCF वाइल्ड लाइफ का कोई रिप्लाई नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चल रहा है। मैं जानता हूँ आप लोगों के कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे को बता दीजिए, मैं उस हिसाब से करता हूँ, क्योंकि परिवेश आप सबको पता है, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं बैठ के काम करता हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम्स मेरे से ज़्यादा पता है। मेरे को जो पता है वो मैंने बता दिया कि एक ग्लिच आ रहा है कि आपके पेपर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, प्रोजनी पेपर्स में फेक प्रोजनी पेपर्स बन रहे हैं, वो देखे हुए हैं मैंने, और कईयों के चेक भी हुए हैं, और वेरिफिकेशन में फिर वो प्रोजनी पेपर फेक निकलता है, बंदे को वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, अगर आपने कट ऑफ डेट के बाद अगर पेपर रजिस्टर किए हैं तो वो अभी आपके पेंडिंग में रहेंगे और 6 महीने,
इतना गिन के चलना, स्पेशली फॉर गुजरात, ठीक है। क्योंकि आपके वहाँ गुजरात में जो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है वो PCCF वाइल्ड लाइफ के ऑफिस से चल रहा है, और उसमें भी कुछ कुछ जगह पे हम लोगों को पता चला है, जैसे मैम ने बोला कि ये सब चल रहा है, उस हिसाब से ट्रांसफ़र वगैरह होने के बाद ही वहाँ पे आपका प्रोसेस वापस से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपके पास जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़, स्पीशीज़ रिलेटेड हो तो भी बता दीजिएगा, तो भी मैं है ही मेरे पास पूरा लिस्ट पड़ा है, मैं चेक करके बता दूंगा। अफ्रीकन ग्रे के अंदर जब छोटा बच्चा होता है तो वो टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड क्या क्वेरी रहेगी? एक और चीज़ बता देता हूँ, नए रजिस्ट्रेशंस परिवेश में नहीं होंगे। आपका अकाउंट बन जाएगा, आपका पेपर भी वो लोग रजिस्टर ले लेंगे, लेकिन वो पेंडिंग में ही रहेगा क्योंकि कट ऑफ डेट चली गई है, कोई भी बर्ड हो। और अभी ज़्यादातर मेरे को सुनने में आता है कि आपके पास परिवेश पेपर नहीं है तो आप एज अ डिक्लेरेशन कर दो, तो वो डिक्लेरेशन क्या है कि मान्य में रहेगा? वो जो डिक्लेरेशन का है वो अंडर प्रोसेस है, उसमें अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इससे अच्छा है पेंडिंग पेपर लगा के छोड़ दो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वाला एटलीस्ट एक प्रूफ वो तो रहेगा कि मैंने रजिस्टर कर दिया था, भले ही आपके कट ऑफ डेट के बाद किया था। और वो बर्ड को अपने शायद ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं करते हैं तो वो टाइम के मुजब में जब कोई भी पकड़ता है वो बर्ड को तो वो क्या ले जा सकता है वो बर्ड को? आपका कोई भी एग्जॉटिक बर्ड बिना पेपर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीज कर सकता है, ठीक है। वो उसके पास है अथॉरिटीज़, आपके पास प्रॉपर पेपर्स हैं, प्रॉपर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर पेपर्स नहीं है देन दे कैन सीज द बर्ड। और भी मेरा एक क्वेश्चन है, जो अपने गाड़ी वगैरह में जाता है बर्ड अपना, तो उसके पास परमिट वगैरह रहनी चाहिए या नहीं होगी तो भी चलेगा? ट्रांसपोर्ट में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आपका जो पेपर का पेंडिंग, भले ही पेंडिंग पेपर हो, ठीक है, उसका कॉपी उसको दे के रखिए कि ये बर्ड है, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ। अगर आपने एज ए पेट शॉप आपने उसको सेल किया है तो सेलर का एड्रेस और उसका एक कागज़ आता है ट्रांसमिट परमिट, वो आप अपने खुद के उस पर भी लिख के दे सकते हो कि मैंने इनको ऑथोराइज़ किया है ये बर्ड यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, तो वो आपको ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप परचेस करो तो उससे पहले आप उसको पूछ सकते हो कि इज़ इट परिवेश रजिस्टर्ड और नहीं। परिवेश में एक और ग्लिच जो मेरे को कई बार दिखा है और मैंने बोला भी है कि रिंग जो है हमारा, ठीक है, अगर आप क्लोज रिंग बर्ड है तो उसको डालना कंपलसरी कर दो कि क्लोज रिंग बर्ड है और रिंग नंबर ये है, तो एटलीस्ट जो प्रोजनी पेपर्स फेक बन रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत उनका कम हो जाए। क्योंकि कटरिंग में तो पता है, कटरिंग हम कहीं से भी लाके लगा देते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कई लगाते हैं कई नहीं लगाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। બર્ડ ટ્રીમ કરીને રાખે છે हाँ, એ feather માટે trimming। થઈને કેસ લાગુ પડે છે એમાં કે આપણે બર્ડ મોસ્ટ ઓફલી પેટ શોપની અંદર બર્ડ ટ્રીમ કરીને રાખતા હોય છે માણસો? એ ફેધર ટ્રીમિંગ વાળી જે વાત છે એ ફેધર ટ્રીમિંગમાં ક્રુઆલિટીનો એ લાગુ પડે છે કે તમે એનો જે બેઝિક એ છે ફ્લાઇટનો એ એની પાસેથી છીનવી લો છો। પોર્ટ લાઇસન્સ આઈ થિંક ઇટ ટેક્સ 1.5 months और साइटिस सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज हार्ड। यस, और अभी तो नया जो आया, ये हमारा नया यूनियन बजट आया है, उसमें इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग लाइव एनिमल्स एंड अदर थिंग्स आपको 30% टैक्स लगेगा। ये अभी आया, ये यूनियन बजट जो 1 Feb को आया है उसमें ही है। साइटिस सर्टिफिकेशन में इंडिया की एजेंसी जो है वो हमें है, पर वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं भी 2-3 लोगों के लिए पूछ चुका हूँ उनको ऑलरेडी, दे आर नॉट रिप्लाइंग। मैंने साइटिस में डायरेक्टली भी मेल डाला हुआ है कि इफ़ ये ऐसा सर्टिफिकेशन कोई आता है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस करके। प्रोजनी पेपर्स में ऐसा है, मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने मेरे नाम पे प्रोजनी पेपर बनाए हैं, मैं सेम प्रोजनी पेपर में 2 बर्ड या 1 बर्ड दिखा के ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं 1 या 1.5 महीने में सेम बर्ड या सेम उसमें वापस ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो मुझे पता, हम लोगों के डेटा में जब हम सर्च करते हैं या करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सेम ओनर जो है वो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, और उस वक्त हम चेक करते हैं कि आपके प्रीवियसली जो है वो आपके पास कौन से बर्ड्स थे और कौन से बर्ड का आपने डाला हुआ है, ठीक है।
उसमें से हमें पता चल जाता है इफ़ यू अगर आपके पास नहीं है, एक ही पैर या 2 पैर है, तो आप इतने पेपर्स कहाँ से ट्रांसफ़र दे रहे हो। उस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि ये पेपर्स लेजिटिमेट है या नहीं है। मैंने आपसे लिया है वर्ड, आपने तो मुझे दे दिया है प्रोजेनी पेपर, अब एग्जाम्पल मुझे देने के बाद इनको दे दिया, तो मेरा वैलिड रहेगा या इनका, मैं कैसे चेक कर पाऊंगा? दोनों के पेपर नल और वॉइड हो जाएंगे, दोनों के, क्योंकि प्रोजेनी पेपर आप दोनों के थे, आप दोनों को ट्रांसफ़र हुए थे और दोनों ही वो निकले हैं मालिफाइड उसके इंटेंशंस वाले, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ना ही मेंशन्ड है। वंस योर पेपर इज वो हो जाए कि ये फेक है, तो दोनों के वो हो जाते हैं। यस, जो आपको पेपर का ट्रांसफ़र दे रहा है सबसे ज़्यादा फॉल्ट में वही आएगा। और चीज़ आपको बता दूं, ब्रीडर लाइसेंस और पेट शॉप ओनर का लाइसेंस दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रीडर लाइसेंस वाला जो पूरा है उसमें आपको 25,000 रुपीज़ का आपका वो है, और वो हर 2 साल में आपको रिन्यू करना पड़ता है ब्रीडर लाइसेंस जो है, और उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप कौन से बर्ड्स का ब्रीडिंग कर रहे हैं, और उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। और मोस्टली ये जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी साइटीज़ वाला और इम्पोर्टर्स आईडी वाला, वो ब्रीडर्स को सबसे ज़्यादा आ रहा है। ग्रीन इग्वाना में जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो आप मॉर्फ के हिसाब से जब रजिस्टर करने जाते हो तो उसमें भी एरर आ रहा है साइटीज़ में, साइटीज़ नहीं, परिवेश में। बॉल पाइथन में भी सेम इश्यूज आ रहे हैं, वो इसीलिए रिजेक्शंस आ रहे हैं क्योंकि मॉर्फ जो है उसमें वो ले नहीं रहा है, कभी कभी मॉर्फ ले लेता है, कभी कभी वो छोड़ देता है उसको। और मेमल्स में है, मेमल्स में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, मेमल्स में उसका स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम के हिसाब से सर्च करना। आप हम लोग जो रेगुलर उसमें यूज़ करते हैं, जैसे बुश बेबी है, तो बुश बेबी की मैंने बताया वो 6 से 7 अलग अलग स्पीसीज़ है, तो स्पेसिफिकली सर्च करना साइटीज़ की वेबसाइट में जाके, या ना हो तो मेरे को बता देना, मेरा नंबर है आविष्कार भाई के पास, मैं सर्च करके बता दूंगा कि है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें साइंटिफिक नेम के हिसाब से अगर आप नहीं जाओगे तो उसमें वो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे लव बर्ड्स में माडागास्कर लव बर्ड जो है वो साइटीज़ की लिस्ट में है, लेकिन जब आप परिवेश पे जाओगे तो उसमें वो उसका साइंटिफिक नेम नहीं है अभी तक। जब शुरू हुआ तब ऐसा था कि आपका पान कार्ड और आधार कार्ड लिंक जो है, प्लस आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों सेम होने चाहिए पान कार्ड और आधार कार्ड में, तभी वो लिंक जनरेट होता था, जिससे आप अपना अकाउंट पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते थे और लिंक जनरेट हो रहा था। सेम चीज़ परिवेश 2.0 में हो रही है। जब तक आपका आधार पान लिंक नहीं होगा, और सेकंड थिंग आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों चीज़ों में सेम नहीं होगा, आपका परिवेश में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि लिंक ही जनरेट नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। પેર છે નથી, હવે મારે નવું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું છે તો એના માટે શું પ્રોસેસ છે? મારે અત્યારે 5 પેર ગ્રે લેવી છે, હવે એ રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે શું કરવું પડશે? નવા પેરને તમારા જો આમ તો જે રજિસ્ટ્રેશનની ડેટ હતી એ જતી રહી છે, એટલે તમે આજની તારીખે તમારું અકાઉન્ટ બનશે, તમારા પેપર રજિસ્ટર થશે, એ પણ હંમેશા પેન્ડિંગમાં જ રહેશે, અને એમાં ડેટ ગયા પછી ગમે ત્યારે તમારા પેપર એમનેમ રિજેક્ટ થઈને તમારી પાસે આવી શકે છે। સેલ્ફ એન્ટ્રી બંધ થઈ ગઈ છે, ઓપ્શન જ નથી હવે। હા, અને બર્ડ સેટઅપ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સેટઅપ કરવો છે તો એના માટે શું પ્રોસેસ છે? જ્યારે તમે તમારું બર્ડ સેટઅપ કે ટ્રાન્સફર કરો છો, માની લો કે મારું હું અહીંયા રહું છું અને હું અત્યારે આણંદ જતો રહું, તો મારે આખી રેન્જ ચેન્જ થઈ જાય, બરાબર છે। તો એના માટે મારે મારા એરિયાના આરએફઓ અને જે મારું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇલ્ડ લાઈફનું, ત્યાં એક લેટર લખવાનો રહે છે કે મેં મારું સેટઅપ આ જગ્યાએથી આ જગ્યાએ ચેન્જ કર્યું છે, અને એમાં આટલા બર્ડ્સ જે મારા પરિવેશમાં હતા એના એ જ સેમ બર્ડ્સને હું ત્યાં ટ્રાન્સફર કરું છું। એટલે એ ત્યાં જ્યારે તમારા પેપર્સને એ વસ્તુ છે એ ત્યાં પેલી રેન્જમાં બી સેમ વસ્તુ થશે, અને ત્યાંથી કોઈ આવીને એક વખત જોઈ જશે, એનાથી વધારે કશું જ નહીં થાય। વેચવાનું કહેશો ને એવું તમારી પાસે બિલ માગશે, બરાબર છે, એ વસ્તુ છે। એટલે ટ્રાન્સફર પેપર અને પ્રોજની પેપર્સ એ બેમાં આજે માથાકૂટ આવે છે કે પ્રોજની આપીને આપણે ટ્રાન્સફર લઈએ છીએ ને એ બધું, એમાં આમાં વસ્તુ એવી હતી, જ્યારે શરૂ થઈ ને ત્યારે ટ્રાન્સફર પેપર અને પ્રોજની પેપર્સ મેં
બેઝિક ચીઝ એ थी કે 7 दिन में आपका अप्रूवल आ जाना चाहिए, પણ એ આવતું નથી બરાબર. કારણ કે એમાં મેઇન ઇસ્યુ એ બી છે કે ઘણા બધા સ્ટેટ્સ પાસેથી જ્યારે આમાં એક તો વસ્તુ એવી છે કે આટલા બધા પેપર્સ છે, વેરિફિકેશન હજી પરિવેશ 1.0ના બી ઘણા બધાના નથી પત્યા અને 2.0ના તો મોટા ભાગના નથી પત્યા. ડાયરેક્ટ ઉડી જાય છે, ડાયરેક્ટ ઉડી જાય છે. વસ્તુ એ છે કારણ કે સિસ્ટમમાં એટલી બધી ગ્લિચ છે જે મને ખબર છે. તમારા પેપર્સ ઉડી જશે, તમને લોગિન નહીં કરવા દે, કોઈએ લોગિન નહીં કર્યું હોય તોય લોગિન નહીં કરવા દે. હું બાજુમાં બેઠો હોઈશ ને તમે બાજુના પીસીમાંથી લોગિન કરશો તોય લોગિન થઈ જશે. એવું બી થાય છે, ડબલ લોગિન થાય છે. આ વસ્તુ છે એ સિસ્ટમની જ ગ્લિચ છે, એમાં બીજું કોઈ એ નથી. અને એ બીજી વસ્તુ છે કે એનઆઈસી જે પરિવેશ છે એ એનઆઈસી ઉપર ચાલે છે, નેશનલ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટરના સર્વર ઉપર. એટલે એ જ્યારે એનઆઈસીના સર્વર્સ કે એ મેન્ટેનન્સમાં હોય કે એમાં હોય ત્યારે એ તમને લોગિન નહીં જ કરવા દે. અને એનઆઈસીનો ડેટા જ્યારે બી અપડેટ થતો હશે ત્યારે તમારો ડેટા નહીં દેખાય. હવે ट्रांसफर पेपर तो अप्लाई કરી દીધા, એના પછી इसके बाद क्या है कि क्या केयर करे जिसने अप्लाई किया है कि हमारे सेटअप में क्या क्या ऐसी जो सुविधाएं रखे जिससे मेरा जो ट्रांसफ़र पेपर है वो अप्रूव हो जाए, जो लोग कॉमन गलती करते हैं वो ना करें. एक आप जब भी ट्रांसफ़र पेपर लेते हो किसी से भी अपने पास उसका वेटरनरी सर्टिफिकेट ले लीजिए. जब भी आप ट्रांसफ़र लेते हो, मान लीजिए कि मैंने आज लिया किसी से, तो एक उसका ट्रांसफ़र पेपर के साथ वेटरनरी सर्टिफिकेट ले लीजिए. अगर आपने बर्ड ख़रीदा है तो मेक श्योर कि आपके पास बिल हो, क्योंकि वो आपसे भी मांगेगा और सामने पेट शॉप में भी जाके मांग सकता है कि आपने इनको बर्ड बेचा था तो मेरे को दिखाइए, व्हाट इज़ द प्रूफ. इस हिसाब से जो बर्ड की केज साइज़ वगैरह है वो देख लीजिए. मोस्टली जो आपके वहाँ चेकिंग में आएगा वो आपको कॉल करके ही आएगा कि आपको कौन सा टाइम है फिजिबल, उस हिसाब से मैं आऊँ. तो बर्ड का जो क्लीनिनेस है, केज का क्लीनिनेस और केज की साइज़ अपने दिमाग में कभी कभी हम डिपार्टमेंट वाले सेट करके आते हैं कि इसके हिसाब से मेरे को चाहिए, ये है वो है. कभी कभी वो चले जाते हैं, नहीं चेक करते हैं वो फील्ड में. मेरे को साइज़ वगैरह है केज का वो आपका प्रॉपर हो. फूड न्यूट्रिशन कभी कभी आपसे ये भी मांगेंगे कि आपका जो वेटरनरी सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर का नंबर वगैरह मेरे को दे दीजिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए. वेरीफाई नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो वो आपका सर्टिफिकेशन जो है वो आप प्रॉपर रखिए. पेपर्स जो हैं आपके, ट्रांसफ़र पेपर हो गया, भले ही आपके पास डिजिटल कॉपी है लेकिन एक हार्ड कॉपी इसीलिए रखिए कि इन केस अगर उसको लेके जाना है, चेक करना है. और दूसरी चीज़, वो चेक करके गया है तो उसकी साइन या वगैरह आप ले सकें, ठीक है, कि उसने चेक कर लिया है आपके वहाँ, इसलिए आप वो रखिए. इतनी चीज़ें हैं. डॉक्यूमेंट जब आप एक जगह से दूसरी जगह बर्ड ट्रांसफ़र करते हो तो मोस्टली चीज़ है वो आपका वेटरनरी सर्टिफिकेट मांगेगा और मांगेगा ही. वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी और क्वारंटाइन एरिया, ये तीन क्या ज़रूरी है? ये तीन एरिया, ये तीन चीज़ अगर आप 1 या 2 बर्ड ही रखते हो तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए. अगर आपका सेटअप बड़ा है तो आपको फायर सेफ्टी कंपलसरी है, ठीक है. सेकेंड थिंग, वेंटिलेशन एरिया वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो स्मेल आता है उससे एवियन इन्फेक्शंस जो हैं जो आजकल बढ़ रहे हैं वो ना हो, इसलिए वो कंपलसरी. वेंटिलेशन इज़ मस्ट. वो एक बार आपका वो चेक करेगा तो वेंटिलेशन आपका चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ताकि एक ही हवा एक ही जगह ना घूम पाए. इसलिए वो वेंटिलेशन का तो वो पहले देखेगा ताकि सनलाइट वगैरह का भी उसका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाए उसको. क्वारंटाइन एरिया एक जैसा मैंने बताया, अगर आपका बड़ा सेटअप है तो आपका क्वारंटाइन एरिया चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एज़ पर रूल्स हमारा 45 डेज़ का क्वारंटीन है, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन बर्ड, मेमल या आपका रेप्टाइल है, वो 45 डेज़ मिनिमम है. वो वेरिएशन होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़ और कहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो या कहाँ से आप लाए हो. क्वारंटाइन जो है ये क्वारंटाइन इसीलिए करना पड़ता है, कोई भी बर्ड हो, मेमल हो या ये हो, ताकि अगर वो कोई डिसीज़ वगैरह लेके आ रहा है या बीमार है तो उसका मान लीजिए मैंने आपको सर्टिफिकेट तो दे दिया वेटरनरी का कि ये बर्ड है, हेल्दी है, ये है, लेकिन अगर उसके पास कोई भी बैक्टीरियल, फंगल या कोई भी इन्फेक्शन है तो वो आपको उसकी इफ़ेक्ट 3 से 4 दिन में दिखने लगती है. उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, स्ट्रेस में बर्ड होता है तो भी वो खाना बंद कर देता है. जैसे वो कॉमन चीज़ें आप सबको पता है, ठीक है.
क्वारंटाइन इसीलिए बर्ड को रखा जाता है ताकि वो अगर उसमें कोई भी डिसीज़ वगैरह है, कुछ भी है, तो हमें पता चल जाए। और क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं है कि उसको हमें मॉनिटर करना है, कंटिन्यूसली उसके सामने बैठ के देखना है। उसको एक रूम में अच्छा सा वेंटिलेशन दे के आप बंद कर दीजिए। 2 टाइम या 3 टाइम जो भी आप उसको खाना देते हैं उसी वक्त उसको खाना देने जाइए, बाकी उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पे। वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो आप कैमरे से या किसी से भी मॉनिटर कर सकते हैं। क्वारंटाइन एरिया आपका जो प्राइमरी सेटअप या जिसे आपका सेटअप कहा जाता है उससे कम दूर रखिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखिए। और जो डिस्टेंस है वो डिफर करता है आपके पास कौन सा बर्ड है और क्या है। क्वारंटाइन एरिया में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका डिसइंफेक्टिंग और जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करना रखिएगा, ताकि आप जब भी आपका ये आए चेकिंग वगैरह आए तो उसको बता सके कि ये हम लोग ये चीज़ें क्वारंटाइन के टाइम प्रिकॉशन में लेते हैं। जो भी ब्रीडर्स हैं उनको एक तो ब्रीडर लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है। एज़ पर अमेंडमेंट जो 2024 में वापस अमेंड हुआ है ब्रीडर लाइसेंस का, कि आपको उसको हर 2 साल में रिन्यू करना ही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन से बर्ड हैं और क्या कर रहे हैं कौन। और उसमें ही सबसे ज़्यादा जो आ रहा है प्रॉब्लम वो आपका साइटिस सर्टिफिकेशन और इम्पोर्टर्स लाइसेंस का आ रहा है, कि आपको वो अब जब आप रिन्यू करने जाओगे नेक्स्ट टाइम से वो आपको कंपलसरी हो गया है। उसके फॉर्म में ही जब आप उसका 2024 का फॉर्म देखोगे उसमें ही साइटिस सर्टिफिकेशन और आपका ये इम्पोर्टर्स लाइसेंस आईडी 2 चीज़ें फॉर्म में ही उन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। फॉर्म देखना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है नया। डेडलाइन भी उसकी ख़त्म हो गई है। हाँ એનું હજી સુધી કશું જ અભી તક उसका कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन होगा नेक्स्ट 1-2 महीने या 3 महीने में वापस खुलेगा वो, कि आप रजिस्टर वापस कर पाओ। क्योंकि स्टॉक्स जो ये जो चल रहा है साइटिस लाइसेंस वगैरह का और इम्पोर्टर्स आईडी का, वो अगर फॉर्म में से चला गया तो वापस वो अमेंड होकर आपका पूरा फॉर्म नया फिलअप करना पड़ेगा आपको। लेकिन जिनका रिन्यूअल है उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंडिया से ही ले रहा हूँ, फिर भी इंपोर्ट लाइसेंस जरूरी है। हाँ, ब्रीडर लाइसेंस में जो ब्रीडर लाइसेंस का फॉर्म है उसमें वो मैंडेटरी फील्ड में दिया हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा इसके लिए, इंपोर्ट लाइसेंस कहाँ से लाऊँ? अगर आप ब्रीडर है और आपने ट्रेडर को बर्ड या वो सेल किया तो जैसे वो है पेपर, ट्रांसफ़र पेपर दिखा दीजिए या प्रोजनी दिखा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग इज़ पॉसिबल कि आप वो दिखा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ टैक्सेशन और उसका उस पर अभी तक लाइव स्पीसीज़ पे कुछ नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रपोज्ड है, ये जो हमारा नया यूनियन बजट आया कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो अब आपको 30% ड्यूटी लगेगा। ये अभी नेक्स्ट यूनियन, ये जो हमारा यूनियन बजट गया उसमें था, ठीक है। कि ये जो बर्ड्स अपने ब्रीडर के पास से अपने जो बर्ड्स ले रहे हैं वो परिवेश रजिस्ट्रेशन कर रहे, चलो वो तो बर्ड्स का परिवेश रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन पेट शॉप चलाने के लिए जो पेट शॉप रजिस्ट्रेशन करना है वो जैसे ये मैंने किया हुआ है। हाँ, तब खबर अच्छे है। हाँ, ये सर्टिफिकेट ये मैंने रजिस्ट्रेशन खबर है। किया हुआ है। हाँ, यानी तो प्रोसेस इसके बारे में भी अगर आपके पास खुद नॉलेज है तो इन लोगों को बताओ। अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो मेरा नंबर लिख लो 7600767896। मैं आपको एक नंबर दूंगा, ये इस पर आप मुझे कॉल करना, मैं आपको एक नंबर दूंगा। उस नंबर पे आप कॉल करके इसका पूरा डिटेल ले लो कि जो पेट शॉप चला रहा है और जो पेट शॉप चलाने के बाद जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये रजिस्ट्रेशन करवा लो पहले, उसके बाद आप पेट शॉप चलाओ। के लिए भी काफी सारे रूल्स है कि पेट शॉप रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो उसके पहले कि आपकी पेट शॉप का एनवायरनमेंट उस तरीके का होना चाहिए, उसके केजेस जो है उस तरीके के केज होने चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए और नाइट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो नाइट के अंदर वहाँ पे जाके बर्ड्स की केयर कर सकता है और उसको देख सकता है। 1 से 2 राउंड होना चाहिए, ये लॉक के अंदर है। जब आप अप्लाई करोगे और इसको रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ से जो भी चेकिंग के लिए आएगा तो ये सब पॉइंट्स है, तो अभी से आप नोट कर लेना, ये सब कंप्लीट करके आगे रजिस्ट्रेशन करना। तो किसी को कुछ क्वेरी है तो ये नंबर मैंने जो दिया उस पर आप कॉल कर लेना। कि ब्रीडर है या हॉबीइस्ट है वो कैसे पता चलेगा, कितने पिंजरे कितने बर्ड, वो कोई ऐसा कोई रूल है या मैं कैसे डिफाइन करूँगा दिस इज द ब्रीडर दिस इज द हॉबीइस्ट? એવું કશું જ છે नहीं, ऐसा कोई भी वो नहीं है एक्ट में, ये उसमें
कि वो डिफाइन करे कि ये हॉबिस्ट है या ये ब्रीडर है, ठीक है। पर वो कभी ये भी चल रहा है कि मान लो कि मेरे वहाँ बच्चे हो गए तो वो मेरे को ब्रीडर की कैटेगरी में भी डाल देते हैं कभी कभी। लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए कि मेरे वहाँ अफ्रीकन ग्रे या किसी के भी बच्चे हो गए तो वो मेरे को ब्रीडर की कैटेगरी में रख लेते हैं कि नहीं आपको ब्रीडर लाइसेंस चाहिए, आपका ये नहीं चलेगा। ब्रीडर लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर व्हिच बर्ड, कौन से बर्ड के लिए जरूरी है? क्या बजरी, लव बर्ड काफी? मैम ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। जिसमें जिसमें परिवेश कंपलसरी है उसमें सब में आपका ब्रीडर लाइसेंस चाहिए, ठीक है। इंडियन बर्ड्स एक्सोटिक, सारे एक्सोटिक बर्ड्स आपको परिवेश में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। साइटीज़ का एनेक्चर है, ठीक है, उसमें 3 कैटेगरीज में उन्होंने बर्ड्स और मेमल्स और रेप्टाइल्स को डाला हुआ है। उसके हिसाब से आप चेक साइटीज़ में जो एनेक्चर 1 में जो भी बर्ड है उन सब के लिए आपका वो कंपलसरी है। एज पर साइटीज़ अगर आप जाओगे तो लव बर्ड में 2 ही स्पेसिफिक स्पीशीज़ इन लोगों को डाला हुआ है जो हमारे वहाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एक आपका पीच फ्रंटेड लव बर्ड है और दूसरा आपका मेडागास्कर लव बर्ड है। ये दोनों लव बर्ड्स एज पर साइटीज़ एनेक्चर 2 में है। ये कंपल्सन इसीलिए आया है कि लव बर्ड्स को लव बर्ड की 7 स्पीशीज़ जो पेपर लास्ट पेपर जो पब्लिश हुआ है IUCN की तरफ से और दूसरे जर्नल्स में, उसमें लव बर्ड की इन्होंने 7 स्पीशीज़ स्पेसिफाई कर दी हैं कि यही 7 स्पीशीज़ के लव बर्ड जो है वो वाइल्ड में मिलते हैं। उसके सिवा बाकी जो भी है वो म्यूटेशन में जाएंगे। उसके लिए उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। जो भी आपका म्यूटेटेड बर्ड है, जैसे मान लीजिए कि हम क्रिम्सन चिक या क्रिमिनो चिक बोल के जो भी ग्रीन चिक के वेरिएशंस हैं, ठीक है, वो सारे आपके ग्रीन चिक लव बर्ड के साइंटिफिक नेम के अंडर ही आएंगे। वो चीज़ बहुत क्लियर है। कोई भी आपका म्यूटेटेड बर्ड हो या कोई भी हो वो आपका आएगा तो उसका जो मेन साइंटिफिक नेम है, स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम, उसके अंडर ही डालना है।